नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए HRTC के बेड़े में 297 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन के क्यारी घाट से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई ई-बसें प्रदेश के विभिन्न रूट्स पर संचालित की जाएंगी, जिससे बसों की कमी वाले क्षेत्रों में यात्रियों को बेहतर सुविधा भी उपलब्ध होगी। निगम के अनुसार एक ई बस को आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन 2 से 3 रूट्स पर चलाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। साथ ही डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC के बेड़े में लगातार इलेक्ट्रिक बसेस की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि प्रदेश में स्वच्छ, टिकाऊ और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े अहम मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को सेवा अवधि में शामिल करते हुए वरिष्ठता और वित्तीय लाभ देने के आदेश दिए गए थे। 29 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका यानी SLP को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने का कोई आधार नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए 4 महीने का समय दिया है और इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को अनुबंध अवधि का लाभ, वरिष्ठता और वित्तीय सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं सरकार के सामने अब इन आदेशों को लागू करने और इससे पड़ने वाले आर्थिक भार को संभालने की चुनौती होगी। वहीं कर्मचारियों के लिए ये फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है। हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में JOA लाइब्रेरी पदों की भर्ती प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी और समय पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल न करने पर कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी पूरी स्टेटस की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। खंडपीठ ने ये चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय तक रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई तो सरकार को 10,000 रुपए तक का जुर्माना जमा करना पड़ेगा। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारणों को स्पष्ट करने के लिए सरकार से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि इससे पहले हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों को JOA लाइब्रेरी कैडर में परिवर्तित कर भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे। वहीं कोर्ट का कहना था कि लंबे समय से लंबित भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाना जरूरी है, ताकि स्कूलों में लाइब्रेरी सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। वित्तीय विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के अनुसार अब सरकारी कर्मचारी भारत या विदेश में उच्च शिक्षा, शोध या प्रशिक्षण के लिए अध्ययन अवकाश पर जाते हैं तो उन्हें पूरा वेतन, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता जिसका लाभ मिलता रहेगा। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना 29 जुलाई 2026 को जारी की गई है, जबकि संशोधित नियमों को 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माना जाएगा। यानी इस अवधि के बाद अध्ययन अवकाश लेने वाले पात्र कर्मचारियों को भी नए नियमों का फायदा मिलेगा। कुल्लू जिले में जल शक्ति विभाग के जूनियर इंजीनियर लाभ सिंह गुलेरिया हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक महिला डॉक्टर, उसका पति, ससुर और देवर शामिल हैं। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में हत्या के पीछे अवैध संबंध का शक सामने आया है। 24 जुलाई को गांधीनगर क्षेत्र में जई लाभ सिंह गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले थे। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां से बिलासपुर एम्स रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 26 जुलाई को उनकी मौत हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने SIT का गठन किया था। वहीं जांच टीम ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, CCTV फुटेज, फोरेंसिक साक्ष्य और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP मदन लाल कौशल ने बताया है कि वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है।
पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी गहनता से जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजधानी शिमला में बढ़ते अनियंत्रित निर्माण और पर्यावरणीय दबाव को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने शिमला के भीड़भाड़ वाले कोर एरिया के अधिकांश हिस्से को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों में निजी स्तर पर नए भवनों का निर्माण जिसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि आम जनता की सुविधा से जुड़े सरकारी भवनों और पुराने भवनों के मूल स्वरूप के अनुसार पुनर्निर्माण को छूट दी जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी TCP विभाग जल्द ही मसौदा अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे, जिन पर विचार के बाद अंतिम अधिसूचना जारी होगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य शिमला की प्राकृतिक ढलानों, हरित क्षेत्रों, पर्यावरण संतुलन और ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखना है। साथ ही बढ़ते यातायात दबाव और अनियोजित निर्माण पर भी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को सम्मानित करने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य शिक्षा पुरस्कार योजना 2026 लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब शिक्षकों का चयन केवल वरिष्ठता या सेवा अवधि के आधार पर नहीं, बल्कि उनके उत्कृष्ट शिक्षण कार्य, विद्यार्थियों के परिणाम, नवाचार, डिजिटल शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता में योगदान के आधार पर किया जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नई योजना के तहत इस वर्ष प्रदेश के 31 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। पुरस्कार के चयन में प्रभावी शिक्षण पद्धति, डिजिटल तकनीक का उपयोग, स्कूल विकास, पुस्तकालय व्यवस्था और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर जैसे मानकों को शामिल किया गया है। विभाग का ये दावा है कि नई व्यवस्था से चयन प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्वक आधारित बनेगी। वास्तव में इस उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने का उद्देश्य सफल होगा। हिमाचल पुलिस में सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर एक मामला सामने आया है। गाने गाकर चर्चा में आए निलंबित इंस्पेक्टर विजय कुमार के बाद अब एक DSP रैंक के अधिकारी की ऑनलाइन गतिविधियां विभाग के निशाने पर हैं। जानकारी के अनुसार अधिकारी पर बिना विभागीय अनुमति ज्योतिष से जुड़े वीडियो और ऑनलाइन कोर्स का प्रचार कर आर्थिक गतिविधियां संचालित करने के आरोप लगे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। जांच में संबंधित YouTube चैनल पर ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों से जुड़े कई वीडियोस मिले हैं। हालांकि इनमें अधिकारी ने खुद को DSP नहीं बताया है और न ही पुलिस की वर्दी में खुद को दिखाया है। फिलहाल पुलिस मुख्यालय मामले की जांच कर रहा है और जवाब मिलने के बाद आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मंडी जिले के सुंदरनगर में शिक्षिका आशिमा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में SIT के गठन की मांग को लेकर परिजनों और ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने सुंदरनगर में विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने महाराणा प्रताप चौक से SDM कार्यालय तक रोष रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम SDM के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग उठाई गई है। मृतका के पिता सुलेमान अंसारी ने पुलिस और फोरेंसिक टीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि जांच में लापरवाही बरती गई है और आरोपियों को बचाने का प्रयास भी किया गया है। उनका ये दावा है कि 14 जुलाई को जयदेवी में आशिमा की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। परिजनों का ये भी आरोप है कि आशिमा को संतान न होने के कारण लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जाता था। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच केवल SIT के माध्यम से ही संभव है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने ये भी चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हिमाचल के किसानों के लिए राहत और खेती को आधुनिक बनाने वाली बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कृषि अभियांत्रिक उप मिशन के तहत वर्ष 2026-27 के लिए एग्री मशीनरी पोर्टल 31 जुलाई से सक्रिय करने का फैसला लिया है। किसान 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि 21 अगस्त को पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित किसानों को पावर टिलर, पावर वीडर सहित विभिन्न आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को मिलेगा।
कृषि विभाग के अनुसार योजना का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में खेती का मशीनीकरण बढ़ाना, किसानों की लागत कम करना और श्रम बचाना, साथ ही आधुनिक तकनीक के माध्यम से उत्पाद व आय में वृद्धि करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।